हेलो फ्रेंड्स, बैक अगेन। होप आपने पिछले 3 सीरीज़ इस कहानी के देखे होंगे। अगर नहीं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, उस पर जाके क्लिक कर दीजिए। पहले के पूरे तीनों पार्ट्स देख लीजिए। फ्रेंड्स, अब तक की स्टोरी में हमने देखा मेबल की कश्मकश, चार्ल्स का मतलबी होना, मिस रोज शाह का दिखावा, मिस मिलन की सच्चाई, मिसेस होलोमन की दुविधा और मिसेस दुलावे का अपनापन। हर किरदार मनुष्य स्वभाव का पट मानो खोल कर हमारे सामने रख रहा हो और इसमें हमारी मेबल पूरी तरह से जकड़ ली जाती है। अब आगे। And she had done the same. She was just like her aunts. For all her dreams of living in India, married to some hero like Sir Henry Lawrence, some empire builder, still the sight of a native in the turban filled her with romance. मेबल जो थी वो अपनी आंटी की जैसी ही थी। उसका जो सपने थे वो क्या थे, तो वो एक अंग्रेज अफसर से शादी करना चाहती थी और भारत में रहना चाहती थी। फिर भी उसका दिल जो है, भले ही वो अंग्रेज अफसर से शादी क्यों ना करना चाहती हो, पर उसका दिल जो है वो भारतीय नौजवान के लिए धड़कता था। शी वॉज फेल्ड अटरली, पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। शी हैड मैरिड ह्यूबर्ट विथ अ सेफ परमानेंट अंडरलिंग्स जॉब इन द लॉ कोर्ट। उसने हुबर्ट से शादी की जिसके लॉ कोर्ट में परमानेंट नौकरी थी। एंड दे मैनेज tolerably in a smallish house without proper maids and hash when she was alone or just bread and butter. देखिए, जब उनकी परिस्थिति के बारे में यहाँ पे लेखिका बताती है कि उनकी परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति थी जो वो इतनी खास नहीं थी। तो एक छोटे से घर में रहते थे, वहाँ पे नौकर वगैरह चाकर भी नहीं रहते थे। जब मेबल अकेली घर पे रहती थी तो वो कुछ भी, जो कुछ बचा कुचा है, हैश का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी बचा कुचा है वो खा के दिन निकाल लेती थी। या फिर हैश का मतलब हम खिचड़ी के साथ भी लगा सकते हैं, तो बेचारी खिचड़ी खाती थी। या फिर उनके घर पे उन लोग ब्रेड और बटर ही खा के दिन गुजारते थे। बट नाउ एंड देन मिसेस हॉलमैन वॉज ऑफ, thinking her the most dried up, unsympathetic twig she had ever met, absurdly dressed too, and would tell everyone about Mabel's fantastic appearance now and then, thought Mabel wearing. Left alone on the blue sofa, punching the cushion in order to look occupied, for she would not join Charles Burt and Rose Shaw, chattering like magpies and perhaps laughing at her by the fireplace now and then. देखिए, यहाँ पे क्या हो जाता है कि वो सोचती है कि देखिए, इतनी परिस्थिति के बारे में उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया। उसके बाद मिसेस हॉलमैन के बारे में बताया कि मिसेस हॉलमैन जो है वो इन लोगों को बहुत ही सूखा रूखा समझती थी। मतलब कभी कभी आती थी, कभी उनकी बुराई करती थी, या फिर कभी इनके घर पे आती ही नहीं थी। ये सारी चीज़ें मेबल याद करती है और याद करते करते वो ब्लू सोफ़ा के ऊपर जहाँ पे बैठी हुई है, वो अपने कुशन जो है वहाँ पे उसके साथ कुछ तो भी मन बहलाने की कोशिश करती है। लेकिन उसके पास यहाँ पे एक ऑप्शन था कि वो चार्ल्स और रोज शॉ के साथ जाके गप्पे मारे, लेकिन वो उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अभी भी उसके अंदर वो एक शक है कि क्या पता चार्ल्स और रोज शॉ जो है वो उसी के बारे में बात ना कर रहे हो। Now and then there did come to her the delicious moments. उसके मन में कुछ अच्छे मीठे ख्याल भी आते हैं, जो उसके मनपसंद ख्याल थे उसके बारे में भी वो सोचती है। जैसे रीडिंग the other night in bed, for instance, or down by the sea on the sand in the sun at Easter. Let her recall it, a great tuft of pale sand grass standing all twisted like a shock of spears against the sky, which was blue like a smooth china egg. तो अभी वो उसको अच्छे दिन भी याद आते हैं। बैठे बैठे बेचारी क्या करे, तो कुछ ना कुछ सोचती रहती है, तो उसको पुराने दिन याद आते हैं जब वो पिछली रात को, मतलब कल रात को ही उसने बहुत ही अच्छी किताब पढ़ी थी। या उसको वो दिन याद आते हैं जब वो, आप कह सकते हैं कि ईस्टर के समय पर जब वो समुंदर के किनारे रेत पर धूप सेक रही थी और वहीं पे पीले घास का गुच्छा था, मानो भालों के जैसे वो घास नीले आसमान जो चाइना एग के जैसे कड़क दिख रहा था उसे नीचे से चूब रहा हो। ये सब उसका इमेजिनेशन है, उसको ऐसे फील हो रहा था करके। एंड देन द मेलोडी ऑफ द वेव्स, हश हश दे सेड, एंड द चिल्ड्रन शाउट्स पैडलिंग, यस इट वाज अ डिवाइन मोमेंट। तो कहती उसके बाद उसे ना वो बहुत ही मधुर ऐसे संगीत लगने लग गया, लहरों का संगीत बहुत ही मधुर था। वाह,
और उसके बच्चों का आवाज़ उन लहरों पे मानो तैर रहा हो, और ये सब उसे बहुत ही सुखद क्षण लग रहा था, ईश्वरीय सुख लग रहा था। And there she lay, she felt in the hands of the goddess who was the world. उसे ऐसे लगा, ऐसा ईश्वरीय सुख मिल रहा था मानो वहाँ वो धरती माँ की गोद में, जो बाहर से भले ही कड़क हो पर अंदर से बहुत ही सुंदर है। तो ये सब वो सोचती है, rather a hard-hearted but very beautiful goddess, a little lamb laid on the altar. वहीं पे एक भेड़ जो है छोटी सी, वो कत्ल जहाँ पे उसका होता है उस जगह पे वो खड़ी है। One did think these silly things and it didn't matter so long as one never said them. ये बहुत ही फालतू छोटी सी ऐसी बातें हैं जो कोई ज़्यादा करके जिक्र जिसका नहीं करता है। And also with Hubert, sometimes she had quite unexpectedly carving the mutton for Sunday lunch. For no reason, opening a letter, coming into her room, divine moments when she said to herself, वो फिर अच्छे अच्छे ख्यालों में खो जाती है। उसे याद आता है कि हबर्ट जो उसका पति था उसके साथ बिताए हुए पल, वो याद करती है जब दोनों ने मिलकर संडे का जो मटन था वो काटा था। मेबल ने कोई तो भी खत पढ़ा था, फिर वो रूम में गई थी, सब खुशनुमा पल थे, ये सब बातें उसे मतलब याद आने लग गई। For she would never say this to anybody else. When she said to herself, for she would never say this to anybody else, ये उस खुद से कह रही थी, हाँ ये नाजुक क्षण शायद से उसने किसी से इसका जिक्र नहीं किया था। This is it, this has happened, this is it. ये नाजुक जो खूबसूरत पल थे उसका जिक्र उसने किसी के साथ भी नहीं किया था। And the other way about it was equally surprising, that is where everything was arranged. Music, weather, holidays, every reason for happiness was there. Then nothing happened at all. लेकिन देखिए इसी के विरुद्ध अभी क्या हो गया, आज सब कुछ व्यवस्था की गई थी, सब कुछ प्रॉपरली अरेंज था, म्यूजिक था, मौसम था, छुट्टी थी, खुश होने का हर अवसर, हर कारण था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। One wasn't happy. It was flat, just flat. That was all. यहाँ पे वो खुश नहीं थी, सब नीरस था, बस नीरस। यहाँ पे जब इतनी सारी खुशियाँ उसे मिल रही थी पर वो खुश नहीं थी, पर देखिए उसने अपनी जो खुशियाँ हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढ के निकाली थी। Her wretched self again, no doubt. She had always been a fretful, weak, unsatisfactory mother, a wobbly wife, lolling about in a kind of twilight existence, with nothing very clear or very bold, or more one thing than another, like all her brothers and sisters, except perhaps Hubert. देखिए यहाँ पे अभी वापस लेखिका जो है वो हमारे मेबल के बारे में जिक्र करती कि मेबल एक माँ के तौर पे कैसी थी, एक बीवी के तौर पे कैसी थी। तो यहाँ पे शुरुआत करती है, उसे खुद वो लगता है कि मैं खुद मनहूस हूँ। मेबल को ऐसे फील होता है कि वो मनहूस है, वो माँ के रूप में भी कमज़ोर थी, वो हमेशा बच्चों पर चिड़चिड़ करती रहती थी। देखिए ये चिड़चिड़ कब होती है, जब आपकी आशा, अपेक्षा, इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है तब इंसान चिड़चिड़ करता है। बच्चों की इच्छाओं को भी वो पूरा करने में असफल थी। वो एक ऐसी बीवी थी जो हमेशा कंफ्यूज रहती थी, मानो दोहरी जिंदगी जी रही हो, कभी हाँ कभी ना, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, उसके विचार भी स्पष्ट नहीं थे, ना ही साहसी। वो एकदम अपने भाई बहनों के जैसे थी। देखते हैं, they were all the same poor water-veined creatures who did nothing. वो ऐसे थे ना जिसके नस नस में गरीबी बसी हुई है, जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Then in the midst of this creeping, crawling life, suddenly she was on the crest of the wave. ऐसी सूखी रूखी सूखी जिंदगी के बीच में, धीमी चलने वाली जिंदगी के बीच में अचानक मानो वो किसी लहर के शिखर पे पहुंच गई हो। That wretched fly, किसके रूप में वो ऊपर पहुंची? उस मक्खी के जैसे। ठीक है, मनहूस मक्खी। wretched का मतलब होता है मनहूस। Where had she read the story that kept coming into her mind about the fly and the saucer? Struggled out. अब वो ये सोचने लगे कि ये जो मक्खी की और ये जो प्याले की जो कहानी वो उसने कहाँ पे सुनी, कहाँ पे पढ़ी, उसके बारे में वो सोचने लगती है। Yes, she had those moments
बट नाउ दैट शी वॉज 40 दे माइट कम मोर एंड मोर सेल्डम। वो कहती है कि हाँ, उसकी ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव थे, पर अब वो उम्र में बड़ी हो चुकी है, मतलब अब वो 40 साल की हो चुकी है, और अब ये उसके स्वभाव का जो उतार चढ़ाव है, मन कभी हाँ कभी ना ये कहना, अब ये कम होना चाहिए था। By degrees, she would cease to struggle anymore, but that was deplorable. That was not to be endured. That made her feel ashamed of herself. आहिस्ता आहिस्ता उसका संघर्ष खुद से, बाहर की परिस्थिति से अभी उसका करना बहुत ही नामुमकिन था। मतलब उससे ये नहीं हो सकता था संघर्ष सहन करना, पर अफसोस ये असहनीय था, और इस बात से वो खुद शर्मिंदा थी। She would go to the London Library tomorrow. She would find some wonderful, helpful, astonishing book, quite by chance, a book by a clergyman, by an American no one had ever heard of. तो कहती कि नहीं, वो मन में ठान लेती है कि कल मैं लंदन लाइब्रेरी जाऊंगी, जहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी किताबें, बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कुछ शिक्षा प्रदान करने वाली, जिससे हमें कुछ सीख मिले, ऐसी किताबें वो उठा सकती है। हो सकता है कि किसी क्लर्जीमैन का मतलब होता है संत या जो पादरी, जो हम कहते हैं ना यूजुअली क्रिश्चियंस में जो फादर रहते हैं, उनकी लिखी गई कोई भी अमेरिकन की बुक, पर जिसके बारे में किसी ने ज़्यादा नहीं सुना होगा, मतलब कोई फेमस राइटर नहीं, पर ऐसे लोगों की किताबें वो चाहती थी। और शी वुड वॉक डाउन द स्ट्रैंड एंड ड्रॉप एक्सीडेंटली इनटू अ हॉल वेयर अ माइनर वाज टेलिंग अबाउट द लाइफ इन अ पिट। फिर यह सोचती है ऐसा वो क्या कर सकती है, इसके अलावा वो किनारे किनारे से जाके समझो अचानक से वो किसी हॉल में चले गई। वहाँ पे जो खान मतलब पता है ना आप लोगों को, माइंड जो होती है उसमें काम करने वाला जो इंसान है, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताए कि कैसे उसने उस खान में या उस खड्डे में अपनी ज़िंदगी बिताई हो। एंड सडनली शी वुड बिकम अ न्यू पर्सन, और उसमें अचानक से एक ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा और वो एक नए इंसान के रूप में उभर कर आएगी। शी वुड बी एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म्ड। शी वुड वेयर अ यूनिफॉर्म। शी वुड बी कॉल्ड सिस्टर समबडी। शी वुड नेवर गिव अ थॉट टू क्लोथ्स अगेन। देखिए यहाँ पे उसके उस ड्रेस के कारण उसके मन पे कितना असर पड़ गया कि वो कहती है कि अभी वो जाके एक सिस्टर बन जाएगी। सिस्टर तो आपने देखा होगा ना, वो जो वाइट या फिर ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर के कपड़े पहनते या ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं, ये एक्चुअल में क्रिश्चियंस में जो धर्म का आप कह सकते हैं या अपने रिलीजन के बारे में जो प्रचार करते हैं, तो वो कहती है मैं वो बन जाऊंगी, क्योंकि उनको तो कोई फैशनेबल ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं होती, उनका तो एक यूनिफॉर्म रहते हैं, और यूनिफॉर्म के कारण क्या हो जाएगा, सब एक जैसे हो जाएंगे। शी वुड नेवर गिव अ थॉट टू क्लोथ्स अगेन। देखिए उसमें कितना बदल आ गया। And forever after, she would be perfectly clear about Charles Burt and Miss Milan, and this room and that room. And it would be always day after day, as if she were lying in the sun or carving the mutton. It would be it. ये पैराग्राफ जो है ये स्टोरी का आप कह सकते हैं मेन है। यहाँ पे वो कहते हैं कि अभी उसमें इतना बदल आ जाएगा कि अभी उसके जो विचार है वो एकदम स्वच्छ हो जाएंगे, वो पक्की हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे कि हाँ चार्ल्स गलत है और मिलन जो है वो अच्छी है, ये रूम ऐसा है और वो रूम वैसा है, और ये अभी एक क्षण के लिए या एक दिन का बदल नहीं होगा, ये बदल हमेशा के लिए होगा, और हर दिल जो है, हर दिन उसका जो है वो अच्छे से बीतेगा, एक सुखद दिन होगा, क्योंकि वो अभी खुद से आप कह सकते हैं ईमानदार रहेगी, कभी वो कश्मकश में नहीं रहेगी। ये पैराग्राफ स्टोरी का हार्ट एंड सोल है। सो शी गॉट अप फ्रॉम द ब्लू सोफा एंड द येलो बटन इन द लुकिंग ग्लास गॉट अप टू, एंड शी वेव्ड हर हैंड टू चार्ल्स एंड रोज टू शो देम शी डिड नॉट डिपेंड ऑन देम वन स्क्रैप, and the yellow button moved out of the looking glass and all the spears were gathered into her breast as she walked towards Mrs. Dalloway and said good night. देखिए वो ब्लू वाले सोफा से उठती है, उसने येलो ड्रेस पहना है, इसलिए मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी बताया कि लेखिका उसे येलो बटन कहती है, जो उसे आईने में एक बटन के जैसे दिखता है। तो जैसे ही यहाँ पे हमारी मेबल उठती है, वैसे ही वहाँ पे जो शीशा था, आईना था, उसमें से वो येलो कलर जो है वो भी खड़ा हुआ दिखता है। तो मेबल हाथ हिला के चार्ल्स और रोज को बाय करती है, यह जताने के लिए कि मेबल को उनसे कोई लेना देना नहीं है।
वो फूटी कौड़ी भी उनकी, और मतलब उसकी इतनी उनकी इसे कीमत नहीं है। अभी इसके मन में पूरे के पूरे स्पीयर्स का मतलब होता है भाले, मानो उसकी छाती में किसी ने डाल दिया। वो उस भाव से मिसेस दालोवर के पास जाती है और कहती है गुड नाइट। बट इट्स टू अर्ली टू गो, सेड मिसेस दालोवे हु वॉज ऑलवेज सो चार्मिंग। मिसेस दालोवे जो थी वो बहुत ही खुश मिजाज औरत थी। वो कहती है कि अरे इतनी जल्दी आप कहाँ चल दिए? आई एम अफ्रेड आई मस्ट, सेड मेबल वेयरिंग, बट शी एडेड इन अ वीक वोबली वॉइस विच only sounded ridiculous when she tried to strengthen it. I have enjoyed myself enormously. तो मेबल कहती है नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा, पर इतना तो वो सब धीमे आवाज़ में कहती है, लेकिन उसे अचानक से अपने अंदर का वो बदल समझ में आता है और वो आवाज़ चढ़ाने की कोशिश करती है, पूरे जोश के साथ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें कुछ तो भी गड़बड़ हो जाती है और वो कहती है नहीं मैंने तो ये जो है बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। I have enjoyed myself, she said to Mrs. Dalloway, whom she met on the stairs. तो वो मिसेस दालोवे को कहती कि मैंने बहुत ही, आप कह सकते हैं, एंजॉय कर ली, मैंने खुद को एंजॉय किया। ठीक है, lies lies lies, she said to herself, going downstairs. And right in the saucer, she said to herself as she thanked Mrs. Barnett for helping her and wrapped herself round and round and round in the Chinese cloak she had worn these 20 years. उसको एहसास है कि वो झूठ बोल रही है। उसने कैसे एंजॉय किया होगा? क्या सच में उसने एंजॉय किया है? नहीं, पर वो फिर भी झूठ कहती है मिसेस दालोवे से कि मैंने तो खूब मस्त एंजॉय किया है, और वो नीचे आ जाती है और फिर कहती है देखो राइट इन द सॉसर, एकदम प्याले के अंदर गिर गए। शी सेड टू हरसेल्फ, और उसने जो वहाँ पे मिसेस बार्नेट थी, याद है आपको स्टोरी की शुरुआत में मेबल ने अपना जो कोट था, ओवर कोट, वो निकाल के मिसेस बार्नेट को दिया था। अब जब जाने की समय आता है तो मिसेस बार्नेट उसको वो कोट पहनाने की वापस कोशिश करते हैं। मिसेस दुलावे की पार्टी में आने से पहले मेबल ने अपना क्लॉक यानी जो चोला था, वो जो ओवरकोट था, वो निकाल कर बाहर रखा, मानो अपनी सच्चाई, अपनी वास्तविकता, अपनी हकीकत सब वो बाहर रख रही है। वह एक दिखावटी काल्पनिक दुनिया में प्रवेश कर रही थी। पर अब अंत में देखिए मेबल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो बदल हुआ है, उसके कारण मेबल वही कोट वापस पहनती है, मानो बनावटी दुनिया से निकलकर वास्तविकता का चोला ओढ़ वापस हकीकत में आ गई हो। क्या हमें वास्तविकता से दूर भागना चाहिए या फिर पूरे आत्मविश्वास निश्चय से विपरीत परिस्थितियों पर जीत हासिल करनी चाहिए? गौर फरमाइए। हम ये कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैप्पी व्यूइंग, बाय।